गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज से हमारा नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है जिसका नाम आप लोगों को पता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन शॉर्ट BNSS। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वी आर स्टार्टिंग अप आवर न्यू सब्जेक्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड BNSS एंड हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट बेसिस पे समझेंगे, जिसमें आपका प्रीलिम्स एंड एज वेल एज अपना मेंस का सब्जेक्ट ये आपका कंप्लीट कवरअप होगा। प्लस जो आपको एग्जामिनेशन के दौरान जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं हमारे 2025 के अंदर, इसमें जितने भी आपके एग्जाम्स आएंगे, जुडिशरी हो, AP हो, उसके अंदर आकर आपका BNSS एज अ सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर एडिड है। तो मैं आपको ये श्योरली गारंटी के साथ ये बोल सकूंगा, अगर आपने मेरी सारी क्लासेस टाइमली बेसिस पे अटेंड करी होंगी तो आपको कभी सब्जेक्ट को लेकर परेशानी नहीं आएगी, आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी कि बेल क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है, और नए नए एडिशंस जो हमारे नए सब्जेक्ट्स के अंदर एड ऑन हुए हैं, प्लस जो भी हमारे वेरिएशंस मेंस के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं, रीसेंट जजमेंट्स, लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स, टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी, पूरे का पूरा जब हमारे ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट करने के बाद आपको मन में कॉन्फिडेंस आएगा। बस एक बात का आप हमेशा याद रखिएगा, ये आप पहली क्लास है तो इसमें आप आदत बना लेना कि जैसे ही हमारा कोई भी क्लास कंप्लीट होगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लासेस को छोड़ने के बाद में अभी एक दो क्लासेस जो हमारी इंट्रोडक्शन की जाएंगी ना पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट को लेके, इनके अलावा जब हम बेरेक्ट अपना शुरू करेंगे तो आपकी एक जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, जैसे हमारा क्लास का कोई भी टॉपिक खत्म होगा तो आप जो है अपना PYQs की बुक आती है या सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की बुक आती है, तो आप वो एक रेफर कर लो, अपनी कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए। आने वाले टाइम में मैं आपको बुक्स दिखा भी दूंगा कि आप कौन सी बुक रेफर करिएगा, ठीक है। तो वो बुक परचेज करने के बाद में, जैसे कि मान लेते हैं हमने इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक के अंदर कुछ सेक्शंस पढ़े, अब आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज अपने क्वेश्चंस की जो बुक रेफर करोगे तो उसमें टॉपिक वाइज MCQs होते हैं, वो साथ साथ आप MCQ लगाते रहो। प्लस मेंस की अपनी PYQ की एक बुक आती है, बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा यहाँ पे बुक रिलीज करी जाती है, जिसमें आपको वेरियस ऑफ क्वेश्चंस PYQs के टॉपिक वाइज अपने दिए जाते हैं कि अगर मान लेते हैं मेरा टारगेट दिल्ली है, मेरा टारगेट हरियाणा है, मेरा टारगेट राजस्थान है, MP है, XYZ, तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस पुटअप करे गए हैं, मेंस में कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है, आपका एक धर्म होना चाहिए, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको जैसी क्लास खत्म होगी उसके 24 घंटे के अंदर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उससे पहले पहले आपका एक मेंस का आंसर तैयार हो जाना चाहिए। प्लस 50 क्वेश्चन या इनिशियल स्टेज पे 30 क्वेश्चंस आपके MCQs के प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर ये डेली काम आप करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं आपको चैलेंज देता हूं, ठीक है जी। अब यही आप काम हर सब्जेक्ट के अंदर अपना निभाओगे तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। एम आई क्लियर? चलिए, तो ऑल ऑफ यू रेडी, सब लोग रेडी रहिएगा। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, होपफुली 2-3 क्लासेस में आपको बेरेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। तो सबसे पहले बात, एक बेसिक बातें तो आपको समझ लेनी चाहिए, हालांकि ये बेरेक्ट के अंदर भी मेंशन है। हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एनफोर्स्ड कब हुआ था? 1 जुलाई 2024। अनेक्ट कब हुआ था? 25 दिसंबर 2023। टोटल इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 39 चैप्टर्स हैं। टोटल इसमें कितने सेक्शन हैं? 531 सेक्शंस है, बात खत्म। इसके अलावा आपको और कोई बात ज्यादा अभी मेजरली याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलो, अब एक कहानी से मैं आपको पूरा का पूरा BNSS के अंदर जितने क्लासिफिकेशंस है वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अपनी कॉपीज के अंदर जो रेलेवेंट बातें होंगी ना वो नोट डाउन करते चलिएगा। ये अपनी आदत बना लो कि जब आपको कोई रेलेवेंट बात लगती है मेरे मुंह से बोली हुई, तो वो आप अपनी कॉपीज में लिखते रहा करो। आदत ये होती है कि हफ्ते 10 दिन तक, 15 दिन तक, महीने भर तक मुझे याद तो रहेगा, लेकिन जब 2 महीने बीत जाएंगे, 2.5 महीने बीत जाएंगे, जब मैं अपना याद करने बैठूंगा ना वो चीज याद नहीं रहती है। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जो जो बातें रेलेवेंट लगती है वो अपनी कॉपीज में एक नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है जी। चलो, एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, क्या चोरी करना अपने आप में अपराध है? क्या चोरी करना अपने आप में अपराध है? सर IPC के अंदर तो हमने पढ़ा था, हाँ जी भाई अपराध तो था, अब नए कानून के हिसाब से सर याद नहीं आ रहा है। तो पहली बात, चोरी करना अपने आप में अपराध है, हाँ जी भाई, सेक्शन नंबर 303 BNS के अंदर हमें ये चीज बता रखी है, ठीक है। चलो जी, ये बात मुझे समझ में आ जाता है। एक और छोटा सा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये अपने आप में, अगर मैंने चोरी करी है, ये पेन में अगर मैंने चुरा लिया है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज होगी या नहीं होगी? मेरे खिलाफ FIR दर्ज होगी या नहीं होगी?
ठीक है। अब ये क्वेश्चन का जवाब कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आप लोग ऐसे मैं आपको ऐसे मानकर चल रहा हूं, आप लोग भी अपने आप को ऐसे मानकर चलिएगा कि आपको कुछ नहीं आता। सीआरपीसी, बीएनएसएस आपके लिए कुछ भी नहीं, मतलब आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, आप एक पहले ईयर के एलएलबी के छात्र हो, अपने आप को एज्यूम करके चलिएगा, तब जाके आपको ये जो गहरी बातें हैं आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। ठीक है, आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है और जो मैं नए चीज आपको पढ़ाऊंगा, अब हम जो चीजें स्टार्ट करेंगे तो उससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इससे बेहतर यही है, आपने जो पढ़ा है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले कंप्लीट पढ़ने के बाद में तब हम आगे की प्रोसेस को समझ पाएंगे। ठीक है जी, जो हमने पुराना पढ़ा था, नया पढ़ा था, वगैरह वगैरह। तो थेफ्ट अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल, इसको जानने के लिए मुझे कहां पे जाना पड़ता है? शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। ठीक है, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर बीएनएस के सारे अपराधों का नेचर बताया हुआ है कि ये कौन से नेचर का अपराध है, कौन से नेचर का नहीं है, कौन से मैजिस्ट्रेट इस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करेंगे और कौन से मैजिस्ट्रेट्स आपके पास पावर होती है इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए। तो मैंने शेड्यूल नंबर 1 खोला बीएनएसएस का, जो बिल्कुल एंड में आपके बेरेट के एंड में दिया होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कौन कौन से ऑफेंसेस के रिगार्डिंग हमारी एफआईआर दर्ज होगी, कौन कौन से ऑफेंसेस के रिगार्डिंग हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ठीक है, उन केसेस में उनको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट लगाई जाती है। वो बाद की हमारी प्रक्रिया है समझने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? चलो, तो अभी मेरे को ये 2 बातें समझ में आई है। अभी ये सब बातें साइड रखते हैं। एक ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति अपने शादी में गया हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही वो शादी में अपना फ्री होने के बाद घर लौटा, घर में जब उसने अपना दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलने के बाद उस व्यक्ति को लगा, यार मेरा दरवाजा अपने आप में लॉक टूटा हुआ है। मैं तो जब अपना घर बंद करके गया था, बहुत प्रॉपरली बंद करके गया था, तो घर आ जाने के बाद उसे लगा मेरा जो घर का दरवाजा है वो टूटा हुआ है। तो टूटा हो जाने के बाद वो जल्दी जल्दी अपने घर पे गया, फिर उसने अपने घर पे पाया कि भाई कुछ मेरे कबर्ड में से कैश गायब है और कुछ गोल्ड ज्वेलरी गायब है। ठीक है जी, अब इसके बाद में एक बात, ए नाम के व्यक्ति का अगला कदम क्या होगा? अगर ए नाम के व्यक्ति को लगाए भाई मेरे घर से पहला तो डोर का लॉक टूटा हुआ है, दूसरा मेरे घर से कैश गायब है, तीसरा मेरे घर से ज्वेलरी गायब है, अब अगला कदम ए नाम के व्यक्ति का क्या होगा? ए नाम का व्यक्ति भागा भागा जाएगा अपना पुलिस स्टेशन में या पुलिस वालों को फोन करेगा। तो ए नाम का व्यक्ति पुलिस को कॉल करता, पुलिस स्टेशन में जाता है। ए नाम का व्यक्ति पुलिस वालों के पास जाता है। अब पुलिस वालों के पास जाएगा तो वो क्या दर्ज कराएगा? एफआईआर दर्ज कराएगा या नहीं कराएगा? तो ऐसे केस में ए नाम का व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज कराएगा। जैसे कि एफआईआर दर्ज कराने का क्वेश्चन यहां पे क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बोला कि थेफ्ट अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसके रिगार्डिंग क्या पावर होती है, मतलब क्या नेचर होता है कॉग्निजेबल होने के साथ साथ, कि अब इस अपराध को अगर हमें छानबीन करनी है, कोर्ट तक लेके जाना है, मैजिस्ट्रेट से हमें सुनवाई करवानी है, तो उसके लिए पहला काम क्या होगा? एफआईआर दर्ज होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस का अपना ये पहला फंडा होता है जो आपको दिमाग में क्लियर रखना है। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो अब एफआईआर दर्ज होगी। अब एफआईआर अपनी लॉन्च हो गई है, एफआईआर अपनी लॉन्च हो गई है। एफआईआर लॉन्च हो जाने के बाद, अब एफआईआर लॉन्च हो जाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसके बारे में कोई मुझे बता सकता है? चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हो इसके बारे में कि व्हाट डू मीन दैट एफआईआर हैज बीन लॉन्च। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो इसका मतलब क्या होता है? कोई मुझे अपना दिमाग चला के बताए कि मैं पुलिस वालों के पास गया, पुलिस वालों से मैंने एफआईआर दर्ज करवा ली है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अब पुलिस वालों के ऊपर दबाव पड़ेगा, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, पुलिस वालों को अब छानबीन करना शुरू करना ही पड़ेगा, ये उनका मैंडेटरी काम होगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है मोशन में आ जाएंगी, ये बिल्कुल सीधी बात होगी। स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड। ठीक है, आप लोगों ने अपने हिसाब से बोला, बट इसका एक परफेक्ट आपका एमसीक्यू में भी एक सवाल आता है कि एफआईआर दर्ज हो जाने का मतलब क्या होता है? वहां पे हमारा ये मतलब होता है कि अब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है ना, वो अपना मोशन में आ जाती हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मोशन में कब आती हैं? जब एफआईआर दर्ज होती है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो अपने वही आराम से बैठे हैं, मक्खी मारते रहेंगे। समझ में आई मेरी बात? उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उनको कोई जवाबदेही नहीं होगी अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसीलिए आप कभी पुलिस स्टेशन में जाओगे ना तो कभी भी इतनी आसानी से आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, क्योंकि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो उनके ऊपर दबाव, प्रेशर, जवाबदेही ऊपर अधिकारी को बताना पड़ेगा और मैजिस्ट्रेट को भी बताना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या करा तुमने एफआईआर दर्ज करने के बाद में। इसीलिए सर रिपोर्ट रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन लॉन्च एंड इन्वेस्टिगेशन वुड परस्यू। ओके, ठीक है। हाँ, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मोशन में आना कब शुरू होता है? जब एफआईआर दर्ज होती है। इससे एक बात हमारे को क्लियर हो जाती है। चलिए अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पुलिस वाले हैं वो ए नाम के व्यक्ति से पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारा क्या क्या चीज गायब हुई है।
तो ए नाम का व्यक्ति बताएगा साहब मेरा ना कुछ कैश गायब हुआ है, प्लस मेरी एक रिंग थी, गोल्ड की रिंग थी, मेरे एक गोल्ड का नेकलेस था, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से ए नाम का व्यक्ति एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स दे देगा पुलिस वालों को, एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स दे देगा पुलिस वालों को कि साहब मेरा ये चीज गायब हुई है, ठीक है। तो पुलिस वालों को भी अब छानबीन करने के बाद अगर कुछ मिलेगा तो पुलिस वाले मैच कर पाएंगे कि कैश भी है, रिंग भी है, नेकलेस भी है, हाँ ये तो फिर ए नाम के व्यक्ति का ही सामान होगा, हाँ है ना। अच्छा, इससे एक बात और समझ में आती है हमारे को, एफआईआर लॉन्च हो गई है, इससे एक बात के बारे में पता लगता है अभी एक्यूज कौन है हमें पता है नहीं, ए नाम का व्यक्ति को पता है नहीं, पुलिस वालों को पता है नहीं। तो इससे एक बात हमें क्या समझ में आती है कि क्या एफआईआर अननोन व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो सकती है? भाई बिल्कुल हो सकती है, अभी आपके सामने एफआईआर लॉन्च हुई है, हाँ है ना। तो क्या यह जरूरी है एफआईआर लॉन्च करने के लिए हमें एक्यूज का आइडेंटिफाई होना, क्या यह जरूरी है? नो। क्या अननोन व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? यस, ठीक है, क्लियर है ना मेरी बात। एक क्वेश्चन का जवाब हमारे को और मिल गया, हमें दो आंसर मिल गए प्रीलिम्स के। पहला, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मोशन में कब आती है? जब एफआईआर दर्ज होती है। क्या अननोन पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। चलो ये बात भी हमारे को समझ में आ गई। अब एफआईआर लॉन्च हो जाने के बाद पुलिस वालों को क्या काम होता है? पुलिस वालों को कोई ना कोई तो काम होता होगा, बस क्या फिर एफआईआर दर्ज कर दी रजिस्टर बंद आराम से अपना बैठे हुए हैं? नहीं, पुलिस वालों को अपना काम होता है एफआईआर दर्ज करने के बाद में कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। और ये अपना यहां पे इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कैसे स्टार्ट करेंगे? इन्वेस्टिगेशन के जरिए। तो जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अपने आप में कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेंगे। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस क्या काम करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन किस लिए करती है? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस इकट्ठा करा जा सके, ठीक है, हाँ जी, एविडेंस इकट्ठा करा जा सके। तो इससे हमारा प्रीलिम्स का सवाल एक और हमारे को जवाब मिल जाता है कि जब पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर देते हैं उसके बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है और इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज विल नॉट कम इनटू द मोशन, प्लस देयर इज नो कलेक्शन ऑफ एविडेंस, देयर इज नो रिस्पांसिबिलिटी बाय द पुलिस ऑफिसर टू कलेक्ट द एविडेंस एंड टू प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट। समझ में आ गई मेरी बात? तो 3 सवाल हमारे प्रीलिम्स के और प्रिपेयर हो गए हैं हाथों हाथ। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस पुलिस वाले कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या बातें आएंगी? इसके अंदर क्या क्या बातें आएंगी? पहली बात, भैया एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हम एक्यूज को पहचान सके, ठीक है, हम एक्यूज को पहचान सके, टू नो द एक्यूज पर्सन, कि एक्यूज व्यक्ति है तो है कौन। और अगर जब एक्यूज व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाएगा, भैया इसको जेल करवाओ, इस एक्यूज व्यक्ति को कन्विक्ट कराओ। इसलिए तो हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस वाले सबूत इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? कि पहले मुझे एक्यूज मिल जाए, उसको मैं दबोच लूं, उसको मैं पकड़ लूं और उसको मैं कोर्ट के सामने पेश कर दूं और उसके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत मैं कोर्ट के सामने पेश कर दूं जिसमें जज साहब के सामने कोई डाउट ना रहे, जज साहब एकदम उसको क्या कर दे? कन्विक्ट कर दे। और कोई तरीका है नहीं, मतलब और कोई वजह है नहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करने के लिए, यही 2 वजह, इसके अलावा और कोई वजह बचेगी? और कोई वजह नहीं है, ठीक है। अब यहां पे कन्विक्ट कराने के लिए जो पुलिस वाले सबूत इकट्ठा करेंगे तो जज साहब हमें ना इसके जूतों के निशान मिले, ए नाम के व्यक्ति के घर के बाहर हमें एक्यूज व्यक्ति के जूतों के निशान मिले, तो केवल जूतों के निशान मिलना क्या इतना साबित माना जाएगा कि ए नाम के व्यक्ति को जेल भेज दिया जाए, थेफ्ट का अपराध के लिए इसको जेल में भेज दिया जाए? नो। तो जज साहब इसके ना फिंगरप्रिंट मिले हैं, तिजोरी में एक एक्यूज व्यक्ति के फिंगरप्रिंट मिले हैं, तो क्या इतना केवल फिंगरप्रिंट मिलना अपने आप में 100% साबित हो जाएगा कि जो चोरी का अपराध करा है इसी व्यक्ति ने करा है केवल फिंगरप्रिंट मिलने से? नहीं। तो हमें एक बात का बीच में कंफ्यूजन नजर आ रही है कि एक व्यक्ति को अगर कन्विक्ट करवाना है तो उसके लिए पुख्ता सबूत, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सबूत हमें चाहिए। तो उसको कानून की नजर में, क्रिमिनल लॉ की नजर में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कि केस के अंदर जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, एविडेंस को इकट्ठा कर रहे होंगे, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तक अपने सबूत इकट्ठा करने हैं। केवल एक सबूत लेकर आ जाओगे और पुलिस वालों या प्रोसिक्यूशन एक सबूत के आधार पे आप ये बोलोगे कि हम इसको जेल में भेज दें, कन्विक्ट कर दें, सॉरी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके लिए वी हैव टू नो, द पुलिस के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें एविडेंस इकट्ठे करने हैं इतने पुख्ता जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तक हम कर सके। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब एक सीधे तौर पर समझ सकते हो कि एक केस होता है, एक पार्टी होती है प्रोसिक्यूशन यानी कि स्टेट, एक पार्टी होती है एक्यूज्ड। तो अब यहां पे प्रोसिक्यूशन के कोर्ट में क्या प्रूव करेगा? एक्यूज को जेल कराई जाए, और एक्यूज अपने फेवर में क्या सबूत पेश करेगा? जैसा साहब मैं तो इनोसेंट आदमी हूं, मैंने तो कोई अपराध नहीं करा है, मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने झूठा केस करा है, हाँ है ना।
अब दोनों ही पार्टीज को अपने अपने सबूत पेश करने होंगे, तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है कि उसको केस अपना प्रूव करना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि अब जो अक्यूज व्यक्ति है, अक्यूज व्यक्ति के वकील साहब है ना, इनके पास जरा सा भी डाउट रेज करने का कोई भी फैक्ट नजर नहीं आना चाहिए कोर्ट के सामने। तो अगर ऐसी बात आ जाती है, कोर्ट ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, अक्यूज को कन्विक्ट कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसी बात पे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस वालों ने ए नाम के व्यक्ति से पूछा था, क्या पूछा था? हाँ जी, ए नाम के व्यक्ति, जब तुम अपना शादी से रात को घर आए थे, तुमने कुछ नोटिस करा था? तो ए नाम के व्यक्ति ने बताया, साहब मैंने एक बात तो देखी थी, जैसे मैं घर के पास अपने पहुंचा था ना, एक व्यक्ति को मैंने भागते हुए देखा था, और वो लंबा चौड़ा था, 6 फीट की उसकी हाइट थी, और थोड़े सांवले रंग का था, डार्क कंप्लेक्शन वाला व्यक्ति था वो। पुलिस वाले ने कहा चलो ठीक है। फिर पुलिस वाले ने छानबीन करना शुरू करा, अपने जो चोरी चकारी एरिया के अंदर करते हैं उनको थोड़ा ढूंढना ढांढना शुरू करा। तो वहां पे एक एक्स नाम का व्यक्ति पुलिस वालों को मिला, एक एक्स नाम का व्यक्ति पुलिस वालों को मिलता है। अब ये एक्स नाम का व्यक्ति जो है अपना 6 फीट का है और सांवले रंग का है, जिसको मैं बोल सकता हूं डार्क कंप्लेक्शन वाला व्यक्ति है, जो ए ने एक तरह से अपनी आइडेंटिटी बताई थी। तो अब ए की कहानी और एक्स का मिलना अपने आप में थोड़ी सी मैचिंग हो रही है। ए ने बोला था 6 फीट सांवले रंग का, और एक्स नाम का व्यक्ति भी 6 फीट सांवले रंग का है। तो ऐसे केस में पुलिस वालों को शक होगा नहीं होगा? बेटा तुम ही हो, तुमने चोरी करी है, हाँ है ना? पुलिस वालों को शक होगा, ठीक है। अब शक होने का मतलब क्या है? क्या ए नाम के व्यक्ति को पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को शक के बिना पे अरेस्ट कर सकते हैं? यस और नो? द आंसर इज यस, कर सकते हैं। पहली बात, एक बात और हमें क्लियर हो गई, और प्रीलिम्स का क्वेश्चन हमारा एक और प्रिपेयर्ड हो गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस हैज द ड्यूटी टू अरेस्ट एनी पर्सन, ठीक है। और प्लस ये जो सारा का सारा मामला है, हम कहां पे पढ़ रहे हैं? कॉग्निजेबल। तो इससे एक बात और हमें पता लगती है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एफआईआर होती है, तो पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि वो एफआईआर दर्ज करेंगे, प्लस बिना कोर्ट की परमिशन लिए किसी भी व्यक्ति को पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। किस बिना पे? कि हमें आपके ऊपर शक है कि आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है। एम आई क्लियर? एक और हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन प्रिपेयर्ड हो जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होना? पुलिस के पास एफआईआर करने की अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी है, अरेस्ट करने की अथॉरिटी है। इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट करने की अथॉरिटी का मतलब कोई कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसका मन करे पुलिस वाले अपना उठा सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। चलो जी, अब एक्स को अपना अरेस्ट कर लिया है। एक्स को अरेस्ट करने के बाद उसके साथ अब इंटरोगेशन होगा, ठीक है। अपनी पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसको बंद करेंगे, ठीक है। बिल्कुल समर्थ, आपने बहुत बढ़िया बताया, ठीक है। अब अरेस्ट कर लिया, अब इंटेरोगेशन होगा नहीं होगा? चलो जी, अब पुलिस वाले क्या करेंगे? एक्स को इंटेरोगेशन करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। बट मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कितने बढ़िया तरीके से सवाल जवाब करेंगे। अभी एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज भी आई है, नाम नहीं पता, वो जिम्मी शेरगिल की। तो उसमें जिम्मी शेरगिल पुलिस वाला होता है, वो भी शक के बिना पे 3 बंदों को अरेस्ट करता है, उनके साथ इंटेरोगेशन करता है। इंटेरोगेशन कैसे करता है आप लोग वहां देख सकते हो, ठीक है जी। चलो मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेशन यहां पे करा जाएगा। तो एक्स ने अपना बताया, साहब मैंने चोरी करी है, मैं कबूल करता हूं, मैंने ही ए नाम के व्यक्ति के घर पे चोरी करी है। अब कन्फेशन यहां पे एक्स नाम के व्यक्ति ने किया। अब एक बात बताओ यार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर हमने एक चीज पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अगर एक्यूज व्यक्ति पुलिस के आगे कन्फेशन देता है, तो वो कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल होता है नहीं होता? ये मेरे को डाउट वाली बात आ जाती है। आप लोग मुझे बताओ, क्या पुलिस के आगे दिया गया कन्फेशन रेलेवेंट होगा? एक्स नाम का व्यक्ति पुलिस वालों को बोल रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरोगेशन कि हाँ साहब, मैंने ही ए नाम के व्यक्ति के घर से कैश उठाया, ज्वेलरी उठाई, अंगूठियां उठाई, नेकलेस उठाया। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, कन्फेशन एडमिसिबल होता है नहीं होता? यार सभी लोग बताओ। नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। पुलिस के आगे दिया गया कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होता है। ये बात कहां लिखी है? सेक्शन नंबर 23 का क्लॉज 1, सेक्शन नंबर 23 का क्लॉज 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहां पे बात समझ में आ गई। प्रीलिम्स का एक और सवाल हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, ठीक है। प्रीलिम्स का एक और सवाल हमारा दिमाग में क्लियर हो गया है। चलो उसके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे। और साथ में एक्स नाम के व्यक्ति ने फिर पुलिस वाले ने पूछा, हाँ भाई तुमने ये कैश और अंगूठी, ठीक है, ज्वेलरी कहां छुपा के रखी हुई है? एक्स नाम के व्यक्ति ने बताया, साहब मैंने अपना ए नाम के व्यक्ति का घर दिल्ली में था, मैंने दिल्ली में से सामान उठाया और मैं भाग गया अपना मनाली, बस पकड़ी मैंने, मनाली के अंदर गया, मनाली के अंदर एक पार्क था, मनाली में एक पार्क था, वहां पे मैंने सारी की सारी चीजें छुपा रखी हैं, पन्नी में डाल के गड्ढा खोद के मैंने वहां पे वो सारी चीजें अपनी छुपा रखी हैं। ठीक है जी, क्लियर हुई मेरी बात या नहीं?
चलो, अब पुलिस वाले क्या करेंगे, एक्स नाम के व्यक्ति को अपना साथ में मनाली लेके जाएंगे। मनाली लेकर गए और पार्क के अंदर वो सारे के सारे सबूत अपना गड्ढा खुदवाया और खुदवाने के बाद वो सारा सामान बरामद करा। तो मैं बोल सकता हूं कि पुलिस वालों ने एक्स को साथ में लेकर गए और चीजें डिस्कवर करी है। तो क्या ये जो चीजें डिस्कवर करी हैं क्या अपने आप में रेलेवेंट होगी या नहीं होगी? जिसमें पन्नी के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना ए ने अपना लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स बताए थे कि जैसा अब एक रिंग भी है साहब, एक नेकलेस भी है, कैश भी है, तो उनमें पन्नी के अंदर वो सारी चीजें रखी हुई थी। तो अब ये डिस्कवरी अपने आप में रेलेवेंट होती है, ये सवाल आता है हमारा दिमाग में। तो मैं बोल सकता हूं यस, ये हमारी डिस्कवरी रेलेवेंट होती है। इसका जवाब हमें कहां मिलेगा? सेक्शन नंबर 23 के प्रोवाइजो के अंदर। सेक्शन 23 प्रोवाइजो कौन से वाला? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, कहीं तुम बीएनएसएस का बेर खोलने बैठ जाओ कि सर आप तो बीएनएसएस पढ़ा रहे हो तो उसी के अंदर होगा, नहीं भाई। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना ये चीजें। चलो, डिस्कवरी अपने आप में रेलेवेंट होती है, लेकिन ये जो कन्फेशन का पार्ट होता है ना, ये कन्फेशन का पार्ट रेलेवेंट नहीं होता। तो एक्स नाम के व्यक्ति ने एक ही स्टेटमेंट में सारी बातें बोली थी, साहब मैंने चोरी करी है और मैंने सारा का सारा सामान मनाली में पार्क के अंदर छुपाया है, और वहां से वो चीजें डिस्कवर भी हो जाती हैं पुलिस वालों को। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कन्फेशन वाला पार्ट है वो रेलेवेंट नहीं है, वो एडमिसेबल नहीं है। ये बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 23 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 के अंदर बता दिया। लेकिन जो डिस्कवरी होती है, सामान की जो डिस्कवरी होती है, वो रेलेवेंट होता है अंडर सेक्शन 23 प्रोवाइजो बीएसए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, प्रीलिम्स का एक और सवाल हमारे दिमाग में क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब सामान यहां पे पुलिस वालों को मिल गया। अब पुलिस वाले क्या करेंगे? अब मैच करेंगे कि जो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ए नाम के व्यक्ति ने हमारे को दिया था, क्या वो अपने आप ये जो सामान हमारे को मिला है इससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, और क्या क्या सामान मिसिंग है, या और कोई एडिशनल सामान है क्या इस पन्नी के अंदर जो मनाली के पार्क से हमें मिला है? हाँ है ना? ठीक है, अब ये सब काम अपना खत्म हो गया। अब पुलिस वाले आखिर में क्या करेंगे बताओ जरा? कि हमारे को एक्यूज भी मिल गया, ठीक है, और हमारे को सामान भी मिल गया, सबूत इकट्ठे हमने जितने करने थे कर लिए। अब पुलिस वालों को नहीं पता कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तक प्रूव हो पाएंगे या नहीं, वो बात की बात है, बट हमें सब सामान मिल गया। हमें छानबीन किसकी कर रहे थे? एक्यूज व्यक्ति की, और सबूत इकट्ठा एक्यूज के खिलाफ कर रहे थे। ठीक है जी, चलो अब क्या करेंगे? हाँ अमित गुप्ता, आपने बिल्कुल ठीक बताया, इसको हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बोलते हैं। सेक्शन 23 प्रोवाइजो बीएसए के अंदर जो सामान की डिस्कवरी होती है ना, तो वो जो स्टेटमेंट एक्यूज व्यक्ति दे रहा होता है उसको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के नाम से दर्शाया जाता है। अब क्या करेंगे जल्दी बताओ यार। वेरी नाइस अश्वनी, वेरी नाइस अश्वनी, एक ही बच्चे ने जवाब दिया, बाकी लोगों को नहीं पता। वेरी बैड यार, साथ साथ जवाब देते रहो, जब तक जवाब नहीं दोगे दिमाग नहीं खुलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं चैप्टर्स पे आऊंगा। ठीक है, तो अब पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले चार्जशीट फाइल करेंगे। ठीक है, चार्जशीट, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट भी बोलते हैं, जिसको हम चालान भी बोलते हैं। ठीक है, भतेरे नाम होते हैं इसके, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे पंजाब साइड, हरियाणा साइड जाओगे तो वहां चालान मिलेगा आपको देखने को, कहीं का भी चार्जशीट देखने को मिलेगा, कहीं का भी पुलिस रिपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो वैसे केस में अब चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट फाइल होने का मतलब क्या होता है? चार्जशीट फाइल होने का मतलब यह है कि पुलिस ने अपना केस, अपनी इन्वेस्टिगेशन एंड कर दी है। तो ये ना अपनी कॉपीज में लिखते रहना ये चीजें भी। ये चार्जशीट फाइल होने का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन यहां पे खत्म हो गई भैया, अब इन्वेस्टिगेशन एंड्स। क्योंकि मैं ये बताऊं क्यों लिखवा रहा हूं, आधे से ज्यादा दुनिया को ये नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कब होती है, इन्वेस्टिगेशन खत्म कब होती है, इंक्वायरी शुरू कब होती है और इंक्वायरी खत्म कब होती है, ट्रायल शुरू कब होता है और ट्रायल खत्म कब होता है। आधी से ज्यादा दुनिया को यह पता ही नहीं है। और मुझे बहुत दुर्भाग्य लगता है कि आप एक वकील हो गए हो और आपको यह बातें नहीं पता, एलएलबी कर चुके हो, आपको यह बातें नहीं पता, तो क्या पता होगा फिर? ठीक है जी, तो इसीलिए आप लोग ऐसे मत बनना यार, ठीक है, नाम खराब होता है ऐसे। तो थोड़ा सा इस बात पे गौर करना। इन्वेस्टिगेशन अब खत्म हो चुकी है। अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले ने अपने हाथ में रखी हुई, कहां जाएगा ये? मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा। अब मैजिस्ट्रेट है, जुरिडिक्शनल वाला, एरिया वाला, वो सब बातें बाद में। अभी हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में बीएनएसएस के अंदर क्या क्या बातें लिखी होती है। क्लियर है? चलो, अब यहां पे चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद ये चार्जशीट जाएगी कहां? मैजिस्ट्रेट साहब के पास। ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब के पास अपनी ये चार्जशीट जाएगी। अब ये चार्जशीट जब मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगी तो यार ये तो सब कहानी एक तरफा चल रही है। एक्यूज बेचारा भी जेल में बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि मेरे खिलाफ क्या कहानी पुलिस वाले रच रहे हैं, मेरे खिलाफ क्या क्या सबूत पुलिस वाले रच रहे हैं, और पुलिस वाले ने किन किन का बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। मुझे तो कुछ पता, एक्यूज व्यक्ति को एज एक्स पर्सन उसको तो कुछ पता ही नहीं है अभी। हाँ है ना? तो सवाल यहां पे आता है कि मैजिस्ट्रेट की अब ड्यूटी होनी चाहिए ना यार, कि अब एक्यूज को भी पूरा सुनने का मौका दिया जाए। ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम का नाम सुना है आपने? ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, नाम बहुत अजीब लगेगा आपको, ऑडी अल्ट्रम। इसका मतलब ये होता है टू हियर द अदर साइड, टू हियर अदर साइड। मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, बाकी डिटेल आपको धीरे धीरे पता लगते रहेंगे।
ठीक है, एक दिन में तो पूरा बीएनएसएस नहीं पढ़ लेंगे ना। चलो, टू हियर द अदर साइड, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अब यानी कि मैजिस्ट्रेट अब एक्यूज व्यक्ति को भी बोलेंगे बेटा अब तुम भी हमारे सामने बोलने लायक कुछ बन सकोगे। अब एकदम देखो, एक बात बताओ, ऑडियंट्रम पाट्रम का इस्तेमाल हमने करा और हमने बोला चलो एक्यूज को भी लेकर आओ। अब एक्यूज व्यक्ति बोलेगा नहीं, जैसा मुझे क्या पता पुलिस वालों ने चार्जशीट में क्या लिखा, आपके सामने क्या रिपोर्ट दर्ज करी है, आपके सामने क्या क्या मेरे बारे में झूठे आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा साहब मैं आपके सामने जवाबदेही कैसे दूंगा। तो एक बात बताओ, अगले कल मैं आपको जुडिशरी के पेपर में बिठा दूं, आपके मन में आएगा सर अभी तो आपने हमारे को बीएनएसएस पढ़ाया ही नहीं, हमें बीएनएस पढ़ाया ही नहीं, तो हम पेपर देने कैसे जाएंगे। तो ये बहुत नाइंसाफी वाली बात होगी या नहीं। तो इससे बेहतर यही होना चाहिए ना कि पहले आपको सारी बातों की नॉलेज हो, सारी चीजें आपने पढ़ी हो। ऐसे एक्यूज के साथ भी तो होना चाहिए ना कि पहले एक्यूज को पता रहे कि उसको चार्जशीट के अंदर उसको चार्जशीट की कॉपी दी जाए, एफआईआर कौन से ऑफेंस में हुई है इसको ये बताया जाए, विटनेस ने क्या क्या रिपोर्ट दर्ज करा, क्या क्या डिपोजिशंस या क्या क्या स्टेटमेंट पुलिस वालों को रिकॉर्ड करवाई है, वो एक्यूज को पता रहे, ताकि एक्यूज जब कोर्ट में पेश होगा तो अपना बढ़िया सा डिफेंस प्रिपेयर करके आ सकेगा। हाँ है ना, समझ लो मेरी बात या नहीं। तो इसीलिए यहां पर हमारे बीएनएसएस के अंदर पहले भी था, तो ये बोला हुआ है कि भाई अब यहां पे सप्लाई करी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर सप्लाई करी जाएगी कॉपी ऑफ चार्जशीट, ठीक है, एफआईआर की कॉपी, और जो विटनेसेस जिन्होंने गवाही अपनी पुलिस वालों को दी होगी, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। पुलिस वाले भी तो गए होंगे ना, तुमने कुछ देखा, तुमने कुछ देखा, तुमने कुछ देखा, ये सब लोगों से पूछने के लिए। हाँ है ना। तब ऐसे केस में ये सारी चीजें एक्यूज को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, चार्जशीट की कॉपी, ताकि चार्जशीट वो पढ़ सके, अच्छा पुलिस वालों ने ये खेल रचाया हुआ है मेरे खिलाफ झूठा, अपने नंबर बढ़वाने के लिए, अपना रिस्पेक्ट पाने के लिए, अपना कोर्ट में बातें रचाने के लिए। हाँ है ना, बताओ जरा मेरी बात। चार्जशीट, एफआईआर, विटनेस वगैरह वगैरह, तो ये सारी कॉपी कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ऑर्डर करता है कि एक्यूज को ये सारी कॉपी दिया जाए, तब जाके वो डिफेंस अपना प्रिपेयर अच्छे से कर सकेगा। यहां तक बात समझ में आ गई, बताओ जरा। ठीक है, तो जब अपना ये डॉक्यूमेंट्स अपना दे दिए हैं, फिर उसके बाद एक्यूज को अपना बुलाया जाता है, फिर इंक्वायरी की स्टेज होती है, वो क्या क्या बातें आती हैं वो बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो इंक्वायरी के स्टेज में मेजरली एक्यूज विटनेस को भी बुलाया जाएगा, अपना एक्यूज व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा, अपना एग्जामिनेशन इनका करा जाएगा। एग्जामिनेशन करने के बाद में जज साहब एक बात पूछेंगे, हाँ भाई एक्यूज व्यक्ति क्या तुम जो है अपना गिल्टी प्लीड करते हो। तो यहां पे दो बातें आएंगी, या तो एक्यूज बोलेगा हाँ जज साहब मैं अपने जुर्म को कबूल करता हूं, तो मैंने चोरी करी थी ए नाम के व्यक्ति के घर पे, और ए नाम का व्यक्ति जब अपनी शादी में जा रहे थे मैं उनके पीछे से घर में घुसा, सब सामान चुरा लिया था मैंने, मैं ये कबूल करता हूं। तो यहां पर मैजिस्ट्रेट साहब क्या पूछेंगे, डू यू प्लीड गिल्टी। अब डू यू प्लीड गिल्टी का मतलब क्या है, या तो एक्यूज व्यक्ति यस बोलेगा। अब यस के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा यार, अब एक्यूज व्यक्ति जब खुद ही बोल रहा है जैसा मैंने अपराध करा है, तो उसको एकदम जेल में डाल देना चाहिए। हाँ है ना, कन्विक्ट कर देना चाहिए। हाँ है ना, आपके मन में यही आ रहा होगा और यही इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब होगा यस, इसको हम कन्विक्ट कर देंगे। बट यहां पे याद रखना, सवाल यहां पे आता है कि अगर एक बारी एक्यूज व्यक्ति ने ड्यूरिंग दी इंक्वायरी, जब एक्यूज के सामने डू यू प्लीड गिल्टी बोला गया, जब एक्यूज ने हां बोल दिया, तो क्या यहां पे मैजिस्ट्रेट बाउंड हो जाएंगे एक्यूज व्यक्ति को कन्विक्ट करने के लिए। सवाल यहां पे ये आता है, वेदर मैजिस्ट्रेट इज बाउंड टू कन्विक्ट द एक्यूज पर्सन, वेदर मैजिस्ट्रेट इज बाउंड टू कन्विक्ट द एक्यूज पर्सन, यस और नो। द आंसर इज नो, मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड। एक बात बताओ ना, हो सकता है अपराध जो है ना वो वाई नाम के व्यक्ति ने करा हो, एक्स का छोटा भाई था, ठीक है, अपराध जो है ये सारा का सारा खेल हमने तो भी एक्स के नाम पे दर्ज कराया ना, लेकिन असलियत पता लगे बाद में कि भैया एक्स नहीं था, छोटे भाई ने, वाई नाम के व्यक्ति ने अपराध किया था। बट भाई छोटा था, तो अपने भाई की जान बचाने के लिए, अपने भाई के ऊपर दाग ना लगे, जेल में ना जाए, उसको बचाने के लिए सारा जुर्म एक्स ने अपने ऊपर ले लिया हो, ऐसा हो सकता है या नहीं। तो इसीलिए मैजिस्ट्रेट क्या बाउंड है एक्स को अपना कन्विक्ट करने के लिए? नहीं, एक्स के लिए बाउंड नहीं है। नो पावर टू कन्विक्ट ऑन प्लीडिंग गिल्टी जुडिशियल रिस्ट्रेन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात यहां पे। और दूसरा आंसर ये हो सकता नहीं साहब मैं नहीं करा, मैंने कोई जुर्म नहीं करा, आई प्लीड डू नॉट गिल्टी, ठीक है, एंड आई फेस ट्रायल, आई विल फेस ट्रायल। समझ में आ गई मेरी बात। चलो जी,
अब एक्यूज कह रहा है भैया मैं ट्रायल फेस करूंगा, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? ठीक है, अब अगला कदम क्या होगा? अब ट्रायल भी तो एक चीज के ऊपर चलना चाहिए, ट्रायल हमारे कौन सी डायरेक्शन में जाएगा बताओ जरा। इसके लिए कुछ ना कुछ तो हम पहले से एक फिक्स करके रखेंगे ना मामला, बताओ जरा। सॉरी, ठीक है, ओहो, बताओ जरा। तो उसके लिए आती है हमारी चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज। अब यहां पे अगला कदम क्या होगा? कोर्ट का चार्ज फ्रेम करे जाएंगे। अब चार्ज फ्रेम करने का मतलब क्या होता है कि चार्ज फ्रेम का मतलब क्या होता है? ये एक फॉर्मल एक्यूजिशन होता है, फॉर्मल एक्यूजिशन। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मल एक्यूजिशन का मतलब ये होता है कि यहां पर एक्यूज व्यक्ति को के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि देखो एक्यूज व्यक्ति, हमने पुलिस रिपोर्ट के आधार पे, एफआईआर के आधार पे और जो जो सबूत पुलिस वाले एग्जामिनेशन के आधार पे, हमें एक तरफा ये लगता है बेटा तुमने अपराध करा है, तुमने अपराध करा है, हमें ऐसा लगता है एज अ मैजिस्ट्रेट, बट 100% अभी हम श्योर नहीं है कि तुम ही ने अपराध करा है, हो सकता है कोई और व्यक्ति हो सकता है तुम इनोसेंट हो। तो इसीलिए हम अभी ट्रायल चला रहे हैं ताकि प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तुम अपनी इनोसेंस प्रूव करना, फिर तुम दोनों बातों को, दोनों एविडेंसेस को, दोनों सबूतों को आधार ध्यान में रखते हुए मैं फाइनली जजमेंट दूंगा कि तुम इनोसेंट होंगे या कन्विक्ट होंगे, तुम एक्विट होंगे या कन्विक्ट होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो यहां पे चार्ज फ्रेमिंग के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द थिंग्स इट कम्स अप दैट ऑन 1st of दिसंबर तो नहीं बोलेंगे, 2 दिन में तो पुलिस वाले क्या ही उखाड़ लेंगे, ऑन 1st नवंबर 2024 इन बिटवीन 7 to 10 PM, मतलब 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में तुमने चोरी करी है, यू द अबव नेम्ड एक्स हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। अब यहां पे पहले बताओ, ताला तोड़ा, ताला तोड़ना किसी के घर का कौन सा अपराध है? जल्दी बताओ, आईपीसी तो पड़ी होगी, उसी के तहत बता दो। ताला तोड़ना किसी के घर का अपना में कौन सा अपराध है? क्या मैं बोल सकता हूं हाउस ब्रेकिंग? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं हाउस ब्रेकिंग? ठीक है, हाउस ब्रेकिंग अपराध होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। और बीएनएस के अंदर हाउस ब्रेकिंग कहां पे डिफाइन है? क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत रेलेवेंट सेक्शन है वो। आप लोग अगर एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, या XYZ कोई भी स्टेट हो गया जहां पे जजमेंट राइटिंग आती है, तो भैया चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज के लिए आपको लिखने के लिए आता है, पूरा का पूरा आपको लिखना आएगा कि चार्ज फ्रेम करो, तो वो तुम्हारे को लिखना पड़ेगा। उस टाइम पे तुम्हारा आईपीसी यानी कि बीएनएस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहां पे तुम्हारे को पनिशमेंट वाले सेक्शन लगाने हैं। ठीक है, अब तुम जो है सेक्शन पनिशमेंट वाले लगाओगे ही नहीं, तो फिर तुम्हारा चार्ज फ्रेमिंग क्या करोगे फिर तुम? ठीक है, तो जोन सी स्टेट का पेपर देने जा रहे हो उस टाइम पे चार्ज फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जजमेंट राइटिंग भी आती है और चार्ज फ्रेमिंग भी आता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। ठीक है, तो इसका सेक्शन होता है हमारा 331 बीएनएस का। तो यहां पे जब जज साहब चार्ज लगाएंगे, हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट इन द एरिया दिल्ली 30,000। ठीक है, दस सच ऑफेंसेस आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 331, यानी कि जज साहब ने चार्ज लगा दिया अंडर सेक्शन 331 बीएनएस, एंड अपना चोरी का अपना तो अपराध है ये 303 का। ठीक है, एंड बेटा तुमने चोरी भी करी, ये हाउस ब्रेकिंग एट नाइट वाला है। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, रात को चोरी करी है ना, 7 से 10 बजे के बीच में, जब सूरज डूब जाता है उस टाइम रात हो जाती है, यही बात बीएनएस के अंदर डिफाइन करी हुई है। ठीक है, तो बीएनएस एंड राइट एंड सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस। ठीक है, अब चार्ज फ्रेम हो गया, यानी कि दो अपराधों के तहत, एक के ऊपर अपना 303 होगा, 305 होगा, चेक कर लेने एक बार, 305 होना चाहिए। ठीक है, ड्वेलिंग हाउस वाला है ना, ड्वेलिंग हाउस वाला है। ठीक है, ड्वेलिंग हाउस वाला है, हम नॉर्मल थेफ्ट की बात नहीं कर रहे। घर के अंदर चोरी करना क्या ड्वेलिंग हाउस के अंदर चोरी मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। तो घर के अंदर जब चोरी करी जाती है तो वो नॉर्मल चोरी नहीं होती, वो नीचे वाले सेक्शन यानी कि ड्वेलिंग हाउस के अंदर आ जाती है, 7 साल तक की पनिशमेंट मिलती है यहां पे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, हाँ, वेरी नाइस समर्थ, वेरी नाइस। तो 305 बीएनएस एंड 331 के तहत चार्ज लग चुका है। अब चार्ज लगने का मतलब क्या है? यानी कि यहां पे मैं बोल सकता हूं, यहां से लेके ये हमारी इंक्वायरी यहां पे स्टार्ट हुई थी, इंक्वायरी हमारी यहां पे स्टार्ट हुई थी, इंक्वायरी हमारे यहां पे एंड हो गई है। याद रखना भाई, इन चीजों को मत भूलना, इंक्वायरी एंड। फिर तुम लोग मेरा नाम बदनाम करोगे कि कौन से टीचर से पढ़ के आए हो जिसने तुम्हारे को यही नहीं सिखाया इंक्वायरी कब शुरू होती है, इंक्वायरी कब एंड होती है। क्लियर है? चार्ज फ्रेमिंग जब हो जाती है उस टाइम पे इंक्वायरी खत्म हो जाती है। समझ में आई मेरी बात? अब क्या होता है, यहां पे ट्रायल शुरू हो जाता है। सही है, ट्रायल बिगिंस। अब ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल की पहली स्टेज क्या होगी, एक बात बताओ। प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस लेकर आएंगे कि जैसा आप एक्स नाम के व्यक्ति ने चोरी करी है, और जब अपना जो भी PW1 आया, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, ठीक है, उसने अपनी डेपोजिशन दी है। डेपोजिशन का मतलब होता है अपनी गवाहियां दी हैं, अपनी गवाहियां रिकॉर्ड कराई हैं, डेपोजिशन अपनी कोर्ट में रिकॉर्ड करवाई हैं।
हाँ है ना, ठीक है। तो वो अपने सबूत अपने पेश करेगा, ठीक है। और याद रखना मेरी बात, ये जो सब काम होता है ना, ये ओथ पे होता है। यानी कि जो भी विटनेस अपना कोर्ट के अंदर गवाही देने के लिए आएगा तो उसका ओथ होगी, ओथ, आई सोलमी अफर्म्स, ठीक है, ओथ होगी एज पर दी ओथ एक्ट, ठीक है, ओथ होगी पूरी। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है भैया ओथ क्यों दी जा रही है? विटनेस आ ही रहा है, ओथ दे के क्या उखाड़ लोगे आप? ओथ दे दी तो फिर भी झूठ बोल सकता है वो, तो क्या हो जाएगा? ओथ ना भी दे तो भी वो बात अपने मन में जो रख के आए वही बोलेगा। ओथ दे दोगे तो भी मन में जो बात रख के आए वो तो बोलेगा बोलेगा, बताओ हाँ है ना। तो ओथ देने से क्या फर्क पड़ रहा है इतना ज्यादा? और सर आप इतनी ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो ओथ पे, बताओ जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, आप कोर्ट के अंदर जा रहे हो, आपके मन में डर तो होना चाहिए कोर्ट का, भाई मैं कोर्ट के अंदर गवाही दे रहा हूं, अगर मैंने झूठ बोला तो कोर्ट मेरे साथ ये कर सकता है, कोर्ट मेरे साथ वो कर सकता है। अगर आपके मन में कोई डर होगा ही नहीं, अरे यार कोर्ट ही तो है, कोई बात नहीं, चलो चलो जो मन में आ रहा है वही बोल दो, ठीक है, जो मन में आ रहा है वो ही बोल दो। तो ऐसे केस में डर होना बहुत जरूरी है। और पर्जरी का चार्ज आपको लग रहा है बहुत इजी है, भाई साहब पनिशमेंट बहुत ज्यादा है इसके, 7 साल तक की पनिशमेंट है। कोर्ट में गवाही, झूठी गवाही देने की बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं। आप सेक्शन नंबर 229 खोलोगे ना बीएनएस का, 227 से 231 तक होता है, ठीक है, उसमें 229 है पनिशमेंट का, आप एक बार ओपन करोगे ना 7 साल तक की पनिशमेंट है उसमें, समझ रहे हो? तो यहां पे ओथ का मतलब है कि भैया आप लाइबल फॉर पर्जरी होंगे अगर झूठे पाए गए, गिविंग फॉल्स डेपोजिशन या गिविंग फॉल्स एविडेंस इन द कोर्ट प्रोसीडिंग, इसको बोलते हैं पर्जरी, ठीक है, लाइबल फॉर पर्जरी। आप बीएनएस का सेक्शन खोलोगे तो सेक्शन 227 से लेके 231 तक बीएनएस के अंदर ये पनिशमेंट्स के सेक्शन है, डिफाइन भी है, पनिशमेंट के सेक्शन भी है। क्लियर है मेरी बात? चलो ये बात भी हमारे को समझ में आ जाती है। हाँ, तो 229 में 7 साल तक की पनिशमेंट है भैया, ठीक है, हलवा मत लेना इसे। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये तो प्रोसिक्यूशन का अपना कार्यक्रम चल रहा है। अब एक तरफा तो हम करेंगे नहीं, मैंने आपको बीएसए के अंदर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर एक बात सिखाई हुई है, बाल की खाल निकालना। तो यानी कि जो एक्स नाम के वकील साहब होंगे, एक्स नाम के जो एडवोकेट साहब होंगे, वो क्या करेंगे, क्रॉस एग्जामिन करेंगे, नहीं करेंगे, बाल की खाल निकालेंगे या नहीं? जो भी विटनेस आएगा, ठीक है, फिंगरप्रिंट वाले आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे, ठीक है, क्योंकि दरवाजे पे डोर टूटा हुआ है, तिजोरी में से ताला तोड़कर सामान निकाला गया है, तो एक्यूज व्यक्ति के कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट होंगे, कहीं ना कहीं जूतों के निशान होंगे, सीसीटीवी कोई ना कोई फुटेज होगी, तो उसके लिए हम एक्सपर्ट बुलाएंगे ना, तो एक्सपर्ट भी तो अपनी रिपोर्ट देंगे, वो सब आएंगे अपना डेपोजिशन रिकॉर्ड करवाने के लिए, गवाही रिकॉर्ड करवाने के लिए, सबकी ओथ होगी। चलो जी, ये बात हमारे को समझ में आ जाती है। अब यहां पे क्रॉस एग्जामिन क्यों किया जाता है, कोई बता सकता है मुझे? पहली बात तो प्रोसिक्यूशन के केस में, यानी कि जो जिसके घर पे चोरी हुई है, जो ये अपना पुलिस वाले हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं, इनको झूठा साबित करने के लिए कि साहब कोई केस बनता नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन जो है बस यूं ही बेवजह मेरे क्लाइंट का नाम बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ केस लेकर आ रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा, इनके खिलाफ कोई भी ऐसा कोई आई विटनेस नहीं मिला, ये बस अपनी कहानियां हवा में चलाई जा रहे हैं। तो जज साहब आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस केस को डिसमिस कर दो, खत्म कर दो, रद्द कर दो, हाँ है ना? बिल्कुल, अमित गुप्ता ने बहुत बढ़िया बात बोली। तो यानी कि प्रोसिक्यूशन, डिफेंस काउंसिल जो है क्रॉस एग्जामिन किस लिए करते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या है, अनरिलायबल, जैसा फालतू का केस इन्होंने बना रखा है, और अनवर्दी विटनेस, कि जैसा जो ये विटनेस है ना, ये अनवर्दी है, ठीक है, अनवर्दी विटनेस, कि जैसा आपको क्या बताऊं, ये जो विटनेस है ना, ये 2 केस में भी पीछे आपकी कोर्ट के पीछे जैसा अभी 2 बारी गवाही देके और आ चुका है, ये 1000 रुपए लेता है सबसे गवाही देने के लिए। आप इसको 2000 रुपए दो आपके फेवर में, आपको भी बोल देगा आपने चोरी करी है, गवाही आपके खिलाफ भी रिकॉर्ड करा देगा। समझ मेरी बात? इससे क्या साबित हो रहा है कि प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस है वो झूठे हैं, बेकार है, ठीक है। और अपने आप में डाउट रेज करना, जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहां पे डाउट रेज करा जाएगा, रेज डाउट ऑन दी प्रोसिक्यूशन केस, ठीक है, जिससे कि जैसा आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाए, यार मैं पहले तो एक्स नाम के व्यक्ति को एक्यूज समझ रहा था, बट ये तो संत महात्मा निकला, ठीक है, हाँ है ना? चलो फिर इसके बाद जब अपने ऐसे डिफेंस काउंसिल के अपने विटनेसेस आएंगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन करेगा, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जैसा फाइनली क्या पास कर देंगे, अपना जजमेंट पास कर देंगे, ठीक है, जैसा फाइनली क्या पास कर देंगे, अपना जजमेंट पास कर देंगे। अब जजमेंट पास हो रहा है तो जजमेंट दोनों में से कोई एक बात होगी, हाँ है ना? कोर्ट का जजमेंट आ रहा है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता ना, या तो बाइज्जत बरी करा जाएगा या मौज करो, ठीक है, यही होगा, ठीक है।
अब एक बार जब जजमेंट आ जाता है, मान लेते हैं एक्विटल का जजमेंट आ गया, एक्स नाम के व्यक्ति को पुलिस वाले ने अपना एक्विट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय दिस? क्या आप में से कोई इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है? ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ऑनरेबल कोर्ट ने अपना क्या कर दिया? एक्विट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। तो हमें दो फैक्टर्स आएंगे, या तो एक्विट करने के बाद में एक्स नाम के व्यक्ति को सेट फ्री, यानी कि छोड़ दिया जाएगा कि चलो मौज करो, कोई परेशानी नहीं है, या तो मैं बोल सकता हूं कि अब यहां पे एक्विटल के जजमेंट आ जाने के बाद दुखी कौन होगा? दुखी व्यक्ति कौन होगा आप मुझे बताओ? ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन, ऑब्वियसली ए नाम का व्यक्ति जिसके घर पे चोरी हुई है, जिसके व्यक्ति के घर पे चोरी हुई है वही व्यक्ति अपने आप में परेशान होगा, हाँ है ना? एक बार चैट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझे बताते रहिए। तो एक्विटल यहां पे अब अपील होगी फाइल अपनी, अपील बाय प्रोसिक्यूशन, हाँ है ना? बताइए जरा एक बारी, सिंपल सी बातें हैं, चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है जी? चलो अब दूसरा पॉइंट यहां पे आपको समझने वाली बात है कि अब यहां पे मान लेते हैं कन्विक्शन हुई है। अब कन्विक्शन के लिए परेशान व्यक्ति कौन होगा? ऑब्वियसली खुद एक्यूज व्यक्ति अपना परेशान होगा, यार मेरे को कन्विक्ट कर दिया जज साहब ने, ठीक है, मुझे जो है कन्विक्ट कर दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समर्थ। तो अब अपने आप में एक्स नाम का व्यक्ति अपने आप में दुखी होगा, यार अब कोर्ट ने मुझे कन्विक्शन दे दिया। तो अब कन्विक्शन के लिए अपनी अपील कौन फाइल करेगा? अपील बाय कन्विक्ट व्यक्ति, अपील बाय कन्विक्ट, ठीक है, अपील बाय कन्विक्ट। या फिर दूसरा फैक्टर है, ये भी हो सकता है जहां पे अपना कन्विक्ट व्यक्ति चुपचाप शांत बैठ जाएगा, जो जज साहब ने उसको सजा सुना दी है बस वो मान लेगा, कोई कन्विक्शन कोई अपील में नहीं जाएगा, हाँ है ना? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं नो अपील, ठीक है। इसके बाद ना जजमेंट देने के बाद में ना अपील में जाने से पहले, यानी जजमेंट कोर्ट ने दे दिया है और अपील में भी नहीं गई है पार्टीज, उसमें एक बीच की स्टेज होती है, उस स्टेज को बोलते हैं सेंटेंसिंग। और सेंटेंसिंग की स्टेज में अभी नहीं बताऊंगा, वो जब हम आगे बढ़ेंगे ना कुछ टाइम के बाद, वो तब आपको मैं सिखाऊंगा। सेंटेंसिंग की स्टेज होती है। सेंटेंसिंग की स्टेज का मतलब होता है कि मान लेते हैं ए नाम के व्यक्ति ने अपराध किया है, ठीक है, ओ सॉरी एक्स नाम के व्यक्ति ने अपराध करा है, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया है, जजमेंट भी आ गया है, कोर्ट ने भी ए नाम के एक्स नाम के व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया है। अब जज साहब को डिसाइड करना है कि एक्स नाम के व्यक्ति को कितनी सजा दी जाए। कानून ने मान लेते बोला है 7 साल की सजा, ठीक है, अब ये पूरी की पूरी 7 साल दे, बेचारे ने पहली पहली बार अपराध करा है, थोड़ी कम दे, या माफी देके एडमोनिशन पे छोड़ दूं, या प्रोबेशन पे छोड़ दूं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज डिसाइड करी जाती है सेंटेंसिंग के ऊपर। अब जितने की सेंटेंसिंग होती है, मान लीजिए 7 साल की, जो कोर्ट ने बोली 1 साल की जेल, चलो बेटा 1 साल की सजा काट लेना, ठीक है, सिंपल इंप्रिजनमेंट 1 साल। तो अब इसको दुखी होके अपना प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? अपील फाइल करेगा, ठीक है, समझ में आ गई मुझे बात? या फिर जज साहब ने पूरी 6 साल की दे दी, 6 साल के लिए जेल में जाओ, तो अब इसके दुखी होके अपना कन्विक्ट क्या करेगा? अपील फाइल करेगा, जज साहब बहुत ज्यादा सजा दे दी यार, मेरे को तो कम सजा मिलनी चाहिए थी, हाँ है ना? तो ये सेंटेंसिंग की स्टेज पे डिसाइड कर जाता है कौन पार्टी अपना अपील में जाएगी, कौन पार्टी नहीं जाएगी। क्लियर है? चलो, ये अपना एक ट्रायल का प्रोसेस होता है, आई होप आपको यहां, और यहां पे हम फिर बोल देते हैं ट्रायल एंड्स, ठीक है। और याद रखना ट्रायल एंड कब होता है? जजमेंट आ जाने के बाद ट्रायल एंड हो जाता है क्रिमिनल लॉ में? बताओ जरा। नहीं होता है। सेंटेंसिंग की स्टेज भी होती है। आधे से ज्यादा दुनिया बोलती है कि जजमेंट पास हो गया चलो ट्रायल खत्म हो गया, नहीं, सेंटेंसिंग की स्टेज भी आती है, याद रखना, ठीक है। तो सेंटेंसिंग की स्टेज भी हमारे पूरे कानून की प्रक्रिया में, ट्रायल की प्रक्रिया में इंक्लूडेड होती है, और ये सिविल लॉ में नहीं होती है ये प्रोसेस, ठीक है। सेंटेंसिंग की स्टेज जो है सिविल लॉ में नहीं होती है, क्रिमिनल लॉ में होती है केवल, ठीक है। ये चीज आपको पता नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं। चलो अब एक कदम और आगे चलते हैं। तो ये सब बातें समझ ली। चलो अब हम अपने बीएनएसएस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अपनी कॉपीज में हेडिंग डाल लो, ठीक है, अपनी कॉपीज में हेडिंग डाल लीजिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ये सीआरपीसी, ये बीएनएसएस के अंदर हम क्या क्या बातें पढ़ेंगे, यही बातें हैं। और जो जो एडिशंस हैं वो टाइमली बेसिस पे आपको बताते रहेंगे, यही चीजें, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही नंबर आते हैं और ऐसे ही लिखना होता है, यही क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, बस। अब इस पे आपको ध्यान देना है, और मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन क्लासेस हो जाने के बाद, ठीक है, इंट्रोडक्शन 3-4 क्लासेस जो भी इंट्रोडक्शन की होंगी वो ओवर हो जाने के बाद जब भी कोई टॉपिक हमारा चलेगा तो उसमें आपका धर्म होना चाहिए, क्या कि भैया मेरे को रिवाइज करना है, रिवाइज नहीं भी करना, अभी ताजा ताजा दिमाग में है, सीधा भैया 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के लगा लो, ठीक है। मैं बुक्स आपको रेफर कर दूंगा, कौन कौन सी बुक लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ छूने की जरूरत नहीं है, पहले उतना कर लो, फिर दूसरी बुक पे भागेंगे, फिर तीसरी बुक पे भागेंगे, ठीक है। तो ये धर्म होना चाहिए, 50 क्वेश्चन पर डे और एक मेंस का आंसर पर डे।
जो टॉपिक कराया जा रहा है उसके रिगार्डिंग पीवाईक्यू चेक करने की भैया मैं जिस स्टेट की तैयारी कर रहा हूं उस स्टेट में क्या ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक में से मेरे एग्जामिनेशन मेरे हाई कोर्ट ने पूछा है, नहीं पूछा कि मेरे आसपास जो स्टेट है, जैसे दिल्ली के आसपास क्या है, हरियाणा है, पंजाब है, तो उनकी स्टेट में कभी पूछा है, मेरी दिल्ली में नहीं पूछा, इनकी में पूछा है, इनकी में पूछा है तो मेरे में भी पूछेंगे फिर। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अगर उनमें नहीं पूछा थोड़ा और दूर जाओ, राजस्थान एमपी में पूछा है, अगर पूछा है तो मेरे में भी पूछेंगे, नहीं पूछा तो और दूर जाओ, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में पूछा है, अगर नहीं पूछा तो मेरे में पूछेंगे। एम आई क्लियर? हाँ जी समर्थ भाई, मैंने आपको यही तो बोला कि जजमेंट आ जाने के बाद जब कन्विक्शन हो जाती है ना उसके बाद ही तो सेंटेंसिंग स्टेज आएगी। ठीक है, आप एक्विटल में सेंटेंसिंग कहां से होगी? ठीक है, एक्विटल में तो बंदा फिर जब फ्री हो गया फिर अपील फाइल होगी। पहले जजमेंट फिर कन्विक्शन फिर अपनी सेंटेंसिंग। मैंने यही बोला था ना कि जब एक बारी जजमेंट आ जाता है, कोर्ट ये मान लेता है कि एक्स नाम के व्यक्ति ने अपराध किया है, कन्विक्ट कर देता है, उसके बाद सेंटेंसिंग की स्टेज आती है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अभी आगे चलते हैं। अब अपनी कॉपीज निकालिए भैया। ठीक है, सारी कहानी तुमने समझ ली, अब कॉपीज निकालो, लिखते रहना जो बातें मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। ठीक है, सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी तो पुलिस ने क्या करा था? इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा था। आए ना, इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या पुलिस करेगी, पहले तो सबूत इकट्ठा करने हैं, पहले तो अक्यूज व्यक्ति कौन है वो पहचानना है, उसको अरेस्ट करना है, अरेस्ट की बात बाद में करेंगे। अक्यूज व्यक्ति कौन है, उसके खिलाफ सबूत, ताकि हम केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर सकें। हाँ है ना, तो इन्वेस्टिगेशन का अपना चैप्टर कौन सा है और विद सेक्शंस अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 13 आता है। सेक्शन 173 से 196 के अंदर ये चीजें हमारी कवर अप होंगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 1 2 3 और सेक्शन नंबर 173 से 196। आप सोच रहे होंगे नहीं, ठीक है अभी पहले लिख लो। ठीक है, 196 क्लियर है, 196 तक हमारी चीजें कवर अप होती हैं। ठीक है, बट याद रखना हमारा जो ये कहानी है ना इन्वेस्टिगेशन की कहानी, आप इसको सब डिवाइड कर लेना, आप इसको सब डिवाइड कर लेना। ये जो कहानी है ये अपने आप में सेक्शन नंबर 173 से 193 तक हमारी केवल इन्वेस्टिगेशन की कहानियां हैं, और 194 से लेके 196 तक हमारी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग की कहानियां हैं। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग का मतलब मैं आपको मोटी मोटी बात अभी बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे, जो मैं लिख रहा हूं उसके बारे में मुझे नॉलेज रहे। ठीक है, जैसे कि एक लाश मिलती है, ठीक है, ये लाश है, ठीक है, ये लाश है, तो यहां पे पुलिस वाले को डेड बॉडी मिलती है। अब पता नहीं ये डेड बॉडी है नहीं, ये बंदा मरा हुआ है, बेहोश है, कोई ड्रग ले रखा है, या इसने अपने आप को खुद को जान से चाकू मार लिया है, किसी और व्यक्ति ने चाकू मारा है, या किसी ने ड्रग दिया है, या कुछ हुआ है, पुलिस वालों को भी कुछ नहीं पता। तो पुलिस वाले क्या भेजेंगे? पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे ना। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या सुसाइड है या होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, क्या है, तो ये चीज को एसर्टेन करने के लिए यहां पे क्या कंडक्ट करवाई जाती है, पुलिस वाले क्या रेकी करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कंडक्ट करी जा रही है बाय पुलिस। ठीक है, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग बाय पुलिस, पहली बात क्लियर हो गई। अब यहां पे एक मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, मैजिस्ट्रेट के द्वारा भी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग अपनी कंडक्ट करी जाती है। क्यों मैजिस्ट्रेट के द्वारा भी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कंडक्ट इसलिए करी जाती है? एक बात बताओ ना, पुलिस स्टेशन के अंदर एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट करा था, वो मर गया, पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति मर गया और उसकी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग पुलिस वाले खुद कर रहे हैं, तो क्या बायसनेस नहीं होगी है कि मारा भी मैंने और प्रोसीडिंग भी मैं ही कर रहा हूं, मारा भी मैंने, उसकी जांच भी मैं ही कर रहा हूं, रिपोर्ट भी मैं ही बना रहा हूं? तो एक बात बताओ, क्या ये जायज बात होगी? नहीं होगी। तो जब कोई रेप का मामला होता है, कस्टोडियल रेप, ठीक है, या कस्टोडियल डेथ का मामला होता है, उस केस में इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कंडक्ट करी जाती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस के पास अधिकार नहीं होता है। एम आई क्लियर? तो वो बातें हमारे को 194 से लेकर 196 के अंदर कवर अप करी हुई है। यहां तक बताओ कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो इसीलिए पहले एग्जांपल हमें समझना बहुत इजी लगा था, अब ये चीजें समझ में ज्यादा आ रही हैं। अगर आप एग्जांपल नहीं समझते, ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, ये अगर मैं नहीं बताता, बीएसए का भी मैंने कनेक्ट करवा दिया, अगर ये नहीं बताता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। वो तो बस रट्टू तोते वाली बात हो जाती कि सर इससे बढ़िया तो हमारा कोई इंडेक्स ही है, इंडेक्स में सब लिखा हुआ तो है, तो आप अपना ये सब बातें क्यों बता रहे हो? हाँ है ना, अब आपको रियलिटी में चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आ जाते हैं अगला कदम, अगले में क्या बात आएगी? अब जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो एक्स नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करा था पुलिस ने, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं अगला हमारा अरेस्ट का भी मामला आ जाता है। अब पुलिस अरेस्ट कैसे करेगी, कौन व्यक्ति अरेस्ट करेगा,
अरेस्ट करने के बाद क्या करा जाएगा, क्या अधिकार है अरेस्टेड व्यक्ति के, अरेस्टेड के दौरान क्या अधिकार है पुलिस वालों के, किन सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट करा जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये पहले भी हमारा चैप्टर 5 था, अब भी चैप्टर 5 है। ठीक है, सेक्शन है इसके 35 से लेके 62, सेक्शन नंबर 35 से 62। अब एक बात बताओ, जब व्यक्ति को अरेस्ट करा जाता है तो अरेस्ट करने के बाद बंदा जेल में पड़ा रहेगा? नहीं यार, उसको बेल वेल का भी तो अधिकार देना चाहिए, हाँ है ना, उसके पास बेल वेल का भी तो अधिकार होना चाहिए। ठीक है, बट उससे भी पहले एक्स नाम के व्यक्ति को पता लग गया था भाई पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने के लिए आने वाले हैं। एक्स नाम के व्यक्ति को पता लग गया था कि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो इसके पास अपना अधिकार होना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल मांगने का। ठीक है, कि मैं भागा भागा जाऊं, एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर दूं। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 482 हमारा सीआरपीसी में हुआ करता था। ठीक है, नहीं सॉरी 438, सॉरी मेरा दिमाग वहां पे था सीआरपीसी के इनहेरेंट पावर्स। 438 सीआरपीसी के अंदर था। ठीक है, नए कानून के हिसाब से 482, हाँ सही तो बोल रहा था मैं, 482 बीएनएसएस। यार तुम लोग दिमाग थोड़ा सही तो लिखा था मैंने, सीआरपीसी के जगह बीएनएसएस लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एंटीसिपेटरी बेल मांगने का भी अधिकार है। ये मैं प्रोविजंस इसलिए लिखवा रहा हूं, जितनी आंखों से देखोगे सुनोगे ना वो चीजें याद रहेंगी। क्लियर है, एमसीक्यू के सवाल तो हम एटलीस्ट अभी तो प्रिपेयर कर लें, 5, 7, 10 सवाल हमारे अभी हाथों हाथ प्रिपेयर्ड हो गए हैं, हाँ है ना, जो एमसीक्यू के अंदर हमारे पूछे जाएंगे। तो बेल का हमारा प्रोविजन कहां से कहा था कि चैप्टर नंबर 35 होगा इसका। ठीक है, बेल के लिए हमारा चैप्टर है चैप्टर 35, ऐसे लिख लो 1 2 3 5, चैप्टर 35 और सेक्शन यहां से कहां तक है, 478 से लेके 496, 478 से लेके 496। ठीक है, अब अरेस्ट करने के बाद या एंटीसिपेटरी बेल मांगने के बाद या रेगुलर बेल या जो भी अपना एक्यूज व्यक्ति के पास अपना अधिकार है या था, वो सब खत्म करने के बाद अब पुलिस वाले क्या करेंगे, चार्जशीट फाइल करेंगे। चार्जशीट भी हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही आ गया। तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद चार्जशीट मैंने बना ली है। अब मैं जाऊंगा कौन सी कोर्ट के अंदर, मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, कहां जाऊंगा अपनी चार्जशीट फाइल करने के लिए? ठीक है, या जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा या कोई भी मैजिस्ट्रेट के पास चला जाऊंगा, या मनाली जब मैं गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहीं वाली कोर्ट में कुछ चार्जशीट जमा कर दूंगा, वगैरह वगैरह। ये डाउट आएगा नहीं आएगा? ऐसे केस में इसके लिए हमारा आता है चैप्टर नंबर 2, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कि कितने तरह की क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, कौन कौन सी कोर्ट्स की क्या क्या पावर्स हैं, हाँ है ना, कौन सी कोर्ट क्या ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 से लेके 13 उनके पास कितनी पावर्स हैं पनिशमेंट पास करने की, कौन सी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, कौन सी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, कौन सी सीजेएम की कोर्ट है, कौन सी सेशन कोर्ट है, कौन सी हाई कोर्ट है। ठीक है, ये सारी बातें हमारे को चैप्टर नंबर 2 बताता है, सेक्शन नंबर 6 से लेके 13 के अंदर। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, मुझे ये बात भी समझ में आ गई है। अब एक कदम और आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, जब कोर्ट अपना इंक्वायरी चलाएगा या कोर्ट अपना ट्रायल चलाएगा तो कौन सी कोर्ट किस केस का ट्रायल चला सकती है, कौन सी कोर्ट किस केस का केवल इंक्वायरी चला सकती है, ट्रायल नहीं चला सकती, कौन सी कोर्ट कौन से केस का इंक्वायरी और ट्रायल वो दोनों चला सकती है। इन शॉर्ट जुरिडिक्शन की बात आएगी। तो जुरिडिक्शन ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, जुरिडिक्शन ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल की कहानी आएगी नहीं आएगी बताओ जरा, हाँ है ना। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं चैप्टर नंबर हमारा 14 आएगा। 13 तो इन्वेस्टिगेशन है, उसको अगली कहानी ऐसे याद कर लेना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना कि पहले चैप्टर नंबर 13 है हमारा इन्वेस्टिगेशन का, तो अगला हमारा जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 14। ठीक है, वो हमारा 196 तक था तो स्टार्ट होगा 197 से। ठीक है, 197 से लेकर 209 तक जाएगा, सेक्शन नंबर 209 तक जाएगा। ये क्या होता है, जब हम प्रीलिम्स में बैठे होते हैं ना उस टाइम पे ये सेक्शन याद करने का एक थोड़ा सा तरीका होता है, अनुमान लगाने का, फिर हम अपना गेस वर्क अच्छे से कर लेते हैं। क्लियर है, जब हम फंस जाते हैं ना। चलो, अब जब जुरिडिक्शन के बारे में पता लग गया कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ना मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग के क्लास में भी, मैं बता देता हूं दोबारा। यहां मैंने सिखाया था कि ये चोरी का अपराध है, क्या ये चोरी का अपराध अपने आप में कॉग्निजेबल है या नहीं है। ये बात मेरे को कहां से पता लगी, शेड्यूल नंबर 1 से। तो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर भी लिखा हुआ होगा कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये ट्राई कौन करेगा, क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राई करेंगे या कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर बड़ा अपराध होता मर्डर का तो वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल चलाया जाता है, इंक्वायरी नहीं चलाई जाती। इंक्वायरी तक मामला जो है मैजिस्ट्रेट साहब के पास रहेगा,
मैजिस्ट्रेट साहब पूरी रिपोर्ट वगैरह तैयार करके फिर केस को कॉमिट कर देते हैं, ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देते हैं कि भैया अब आप इंक्वायरी चलाइए। ठीक है, आप जो इंक्वायरी अब इस केस की चलाइए। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी नहीं, आधी अधूरी आई होगी, आगे चल के मैं आपको ये चीजें और डिटेल में सिखा दूंगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलो यहां तक समझ में आ गया। अब अगला कदम क्या होगा? जुरिडिक्शन भी मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो जब चार्जशीट अपना फाइल करी जाती है, जब मेरे को मैं पुलिस वाला हूं, मुझे पता लग गया कि मेरे को कौन सी तरह की कोर्ट में जाना है, मेरे को जुरिडिक्शन के बारे में भी पता लग गया कि कौन सी कोर्ट में मेरी इंक्वायरी, इस केस की इंक्वायरी होगी, कौन सी कोर्ट में इस केस का ट्रायल चलाया जाएगा। अब मैं एक्चुअल में चार्जशीट लेकर जाऊंगा, मैं जो एक्चुअल में चार्जशीट लेकर जाऊंगा, हाँ है ना, तो उसके लिए हमारा आता है चैप्टर नंबर 15। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 कि जब कॉग्निजेंस की स्टेज आती है। ठीक है, कॉग्निजेंस की स्टेज आती है। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि अब यहां पे मैजिस्ट्रेट जो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। अब जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो अप्लाई करेंगे अपना जुडिशियल माइंड। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, याद रखना। मैजिस्ट्रेट अप्लाई जुडिशियल माइंड, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, ये प्रीलिम्स के सवाल हैं आपके। आपके 15-20 सवाल यूं ही अभी रेडी हो जाएंगे, ध्यान से चीजों को समझोगे तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट साहब आप जुडिशियल माइंड लगाएंगे किस चीज का, कि इस चार्जशीट में दम है नहीं है, या मैं ऑर्डर करूं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। एम आई क्लियर? अब इसके रिगार्डिंग भी जजमेंट्स हैं, बट वो अभी जजमेंट फायदा नहीं है ना, अभी जब हम पढ़ाई करेंगे आगे चल के उसमें तब फायदा आएगा। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे, तो चैप्टर नंबर 15 आएगा इसके बारे में। चैप्टर 15 तो सेक्शन में 210 से तो आएगा चालू भाई, इसकी तो गारंटी है। यहीं पे मैजिस्ट्रेट साहब 210 में कंप्लेंट की सुनवाई भी करते हैं, कॉग्निजेंस भी लेते हैं। ठीक है, 210 से 222 के अंदर ही कवर अप होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ, आपने सही जवाब दिया। मतलब यहां तक कहानी क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नजर तो नहीं आ रही है ना? ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको बताया था मैजिस्ट्रेट चार्जशीट फाइल हो गई है, तो मैजिस्ट्रेट अपना कॉग्निजेंस ले लेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि जब एक्यूज व्यक्ति होगा यार, उसको भी तो पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पुलिस वाले ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किस तहत करी थी, कौन से ऑफेंस के तहत करी थी। ठीक है, हो सकता, या फिर पुलिस वाले ने क्या खिचड़ी पकाई है, किन किन विटनेसेस ने आके मेरे खिलाफ गवाहियां दी हैं, मुझे पता तो लगे। ऑडी अल्ट्रम पाट्रम, मैंने आपको बात बताई थी ना। ठीक है, ऑडी अल्ट्रम पाट्रम, ये अच्छा ऋषभ जैन कह रहे हैं सर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कॉग्निजेंस लेंगे। हाय राम ऋषभ जी, आप ये कैसे बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब किसके तहत बोल रहे हो, कौन से सेक्शन के तहत? पहली बात तो ये ड्वेलिंग हाउस है, प्लस हाउस ब्रेकिंग भी यहाँ पे अपराध लगा हुआ है, दो अपराध इन्वॉल्व हैं। 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट लगेगी, तो क्या 7 साल के ऊपर की पनिशमेंट पास कर सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास? बताओ जरा। ठीक है, चलो अभी इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, पूरा मजबूत बनाया जाएगा आपको, पूरा मजबूत आपको बनाया जाएगा। जरा सी भी मिस्टेक आप कभी जीवन में ना कर पाओ, ऐसी मेरी पूरी एक पूरे के पूरे कंप्लीटेशन ऑफ बीएनएसएस के अंदर पूरी सहायता मैं आपकी करूंगा पक्का। ठीक है, चलो अभी मुद्दे पे आते हैं। तो कॉग्निजेंस अपना हो जाने के बाद हाँ फिर क्या होगा? मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? ऑडी अल्ट्रम पाट्रम, यानी ऑर्डर करेंगे भाई सप्लाई करो एक्यूज व्यक्ति को। ठीक है, सप्लाई करो अपनी सारी की सारी कॉपीज, वो हमारा चैप्टर 15 के अंदर ही कवर अप हो जाता है। ठीक है, चैप्टर में 15 के अंदर ही कवर अप ये चीजें हो जाती हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या ये केस मैं चला सकता हूं? मैजिस्ट्रेट भी तो खुद बैठे होंगे ना चेयर पे, जैसे ऋषभ ने एक अपना सही जवाब, एक अपना कंसर्न दिया था कि सर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा अपना ट्रायल चलाया जाएगा। चलो इनकी बात ऊपर रख लेते हैं, बट एक टाइम बताओ जब मैजिस्ट्रेट साहब अपना चार्ज, चलो अगला कदम चार्ज फ्रेम करेंगे, उससे पहले भी ले लेते हैं। तो जब अपना चार्ज फ्रेमिंग हो रही होगी तो मैजिस्ट्रेट साहब अपना दिमाग तो लगाएंगे कि क्या मैं 7 साल की पनिशमेंट पास कर सकता हूं? और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होने के नाते मुझे लगा यार मैं पास 1 साल से ज्यादा मैं पास कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये केस का ट्रायल मैं नहीं चला सकता, तो मैं क्या करूंगा? कॉमिट कर दूंगा ऊपर वाली कोर्ट को। आए ना, मैं क्या कर दूंगा? कॉमिट कर दूंगा ऊपर वाली कोर्ट को, जिसको हम बोलेंगे कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। ये सब कहानी हमारे को कहां से पता लगेगी? कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। इसके लिए हमारा चैप्टर आता है 17 आता होगा। ठीक है, देखते रहना एक बार चीजें। ठीक है, वैसे तो 100% मैं ठीक ही बता रहा हूं एक ही चीज। चैप्टर नंबर 17। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 17 है तो सेक्शन नंबर कहां से कहां तक होगा कवर हमारा? ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 227 से 233। बट इसके साथ में ना आपको शेड्यूल नंबर 1 भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ऑफेंस हमारा ट्राइबल किसके कोर्ट के द्वारा है, कौन सा कॉग्निजेबल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और शेड्यूल नंबर 1 कहां दे रखा है? बेरक के सबसे आखिर में, बेरक के सबसे आखिर में। ठीक है, फिर अपना चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी।
ठीक है। हालांकि चार्ज फ्रेमिंग नीचे वाली कोड भी करके ऊपर भेज सकती है, याद रखना, डिपेंड करता है। बट इसके डिटेल में आपको जब टाइम आएगा ना, जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 18 चार्ज फ्रेमिंग हमारी चैप्टर नंबर 18 में आती है। अभी आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, मैं क्या करूं यार, थोड़ा सा लिखवाना भी तो पड़ता है ना, कुछ आप सीख कर भी तो जाओ, एग्जाम्पल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है केवल। ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग की हमारी स्टेज आ गई। अब चार्ज फ्रेमिंग हो जाने के बाद अपना ट्रायल शुरू होगा, बट उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे बीएनएसएस के अंदर कितने तरह के ट्रायल बता रखे हैं। पहले भी उतने ही थे, अब भी उतने ही है। कितने बताओ? 4 तरह के ट्रायल होते हैं। तुमने आंसर देख लिया था, मेरी उंगलियां देख ली थी तुम लोगों ने। ठीक है, मैं फिर बोल भी नहीं सकता। एक छोटा सा अपना दिमाग लगा लो यहाँ पे। टाइप्स ऑफ ट्रायल, टाइप्स ऑफ ट्रायल। एक ट्रायल होता है हमारा ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन वाला ट्रायल। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन वाला ट्रायल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग बड़े में लिख लेना। एक होता है वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एक होता है वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग बड़ा बड़ा लिखना क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो अपने। ठीक है, एक होता है हमारा समन ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एक होता है हमारा समरी ट्रायल, एक होता है हमारा समरी ट्रायल। ठीक है, तो 4 तरह के हमारे ट्रायल होते हैं। तो चैप्टर भी हमारे हैं 19, 20, 21, 22। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 हो गया। 19 कैसे लिखते हैं? हाँ, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21, चैप्टर 22। अब लाइफ में आप कभी भी एमसीक्यू आपका कोई भी सवाल आएगा तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, भैया चैप्टर नंबर 19 से 22 के अंदर तो ट्रायल ही ट्रायल बता रखा है। तो अब ऐसे दिमाग लगाना, सबसे बड़ा कोड, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो आप इसमें अनुमान लगा पाओगे कि अगर एग्जाम में पूछ रहा है चैप्टर नंबर 21 में क्या बता रखा है, आप सोचोगे चैप्टर 19 में कोर्ट ऑफ सेशन है, उससे नीचे वारंट ट्रायल है, उससे नीचे सम्मन, तो ये सम्मन वाला होगा। क्लियर है? तो ऐसे टिक करने के लिए इजी रहेगा। तो सेक्शन समझ लेते हैं 248 से 260। ठीक है, 248 से लेके 260 और 261 से लेके हमारा 273 और सेक्शन 274 से लेके 282 और 283 से लेके 288। समझ में आई मेरी बात या नहीं? बताओ। तो कोर्ट ऑफ सेशन, वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, सेशन ट्रायल बाय, समन ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट और समरी ट्रायल, ये टाइप्स ऑफ ट्रायल होते हैं। अब याद रखना ना, एक चैप्टर और थोड़ा सा दिमाग में लगा लो। अगर केस को ट्रांसफर कराने की बात होती है ना, जैसे कि मान लेते हैं कोई जैसा आपके आपके ताऊ जी जज निकले, हाँ है ना। जैसे आपने एक वेब सीरीज आई थे ना, वो कौन सा है, कौन सी वेब सीरीज आई थी जिसमें वो रवि किशन जी थे एक्टर, मामला लीगल है। उसके अंदर क्या था, जब अपना केस चल रहा था तो ताऊ अपना जज था, है ना। ताऊ जी मेरे फेवर में जजमेंट कर देना। ऐसा अगर कभी ऐसा हो जाता है तो ऐसे केस में केस को ट्रांसफर कराया जाएगा, हाँ है ना। तो ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस भी तो आना चाहिए भैया, एक चैप्टर होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस होने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, या कभी न्याय के लिए जरूरी है केस का ट्रांसफर कराना। तो ट्रांसफर, जैसे कि मैं एक्यूज व्यक्ति हूं, जैसा मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे यार, ऑडिट अल्ट्रम पार्टनम का रूल एप्लीकेबल कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं, अब मेरा ना तो कोई गवाही रिकॉर्ड करवा पा रहे हैं, मैं कोई गवाही रिकॉर्ड करा ही नहीं पा रहा, क्रॉस एग्जामिनेशन मेरे वकील साहब कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे केस में जैसा मेरे खिलाफ बायसनेस शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में भी ट्रांसफर क्रिमिनल केसेस का ग्राउंड बन सकता है, टू दी एक्सटेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर अपना 13 आएगा, नहीं 23 आएगा। ठीक है, 23 है चैप्टर नंबर 23, सेक्शन नंबर 446 का, सेक्शन नंबर 446 से लेके 452 तक हमारे कवर अप होता है। क्लियर है मेरी बात? चलो, ये बात भी हमारे को समझ में आ जाती है। अब एक बात बताओ कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब इंक्वायरी हो जाती है, यानी कि चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है, जब अपना इंक्वायरी हो जाती है, चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको चीज सिखाई थी, क्या होता है चार्ज फ्रेमिंग, सॉरी चार्ज फ्रेमिंग कह रहा हूं, अपना ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल में गवाहियां रिकॉर्ड होती हैं, तो जब गवाही रिकॉर्ड होती है ना, तो बीएनएसएस और बीएसएस दोनों साथ साथ चलते हैं, हाथ में हाथ डाल के, याद रखना। ठीक है, याद रखना, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो रही है। इन दोनों सेक्शंस को, हम दोनों कानूनों को हम साथ साथ पढ़ते हैं, याद रखना मेरी बात। ठीक है, तो जब भी मैंने, जो पुराने बच्चे हैं, जब भी आप लोगों को मैंने पूरा बीएसए भी पढ़ाया है, अभी चल रहा है, थोड़ा बचा है, ठीक है, 10-15 क्लासेस बची हैं, बट बीएसए पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, इसीलिए तभी तुम लोग यहां पे जवाब एकदम दे पाए थे।
कहाँ पे, कहाँ गया, हे राम, खो गया क्या ये? सेक्शन नंबर 23 क्लॉज 1 क्लॉज 2 ऑफ बीएसए, सेक्शन नंबर 23 प्रोवाइज ऑफ बीएसए, तभी तुम लोग एकदम जवाब दे पाए थे, वरना तो सारी दुनिया की तरह तुम यही बोलते सेक्शन 25 सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नहीं, अब हमारे को शार्प होना है, हमारे भरोसे ही हाँ पूरा हम देश को चलाने वाले हैं, और हमारे को अपने नए कानूनों के ऊपर पता नहीं होगा, कमांड नहीं होगी, तो फिर क्या ही पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है? तो इसीलिए कमांड अभी से बनाना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बीएसए के बैच में भी चीजें सिखा रखी हैं, जितना जल्दी हो सके उतना पढ़ लो और पार हो जाओ, क्योंकि आपने जितना पढ़ लोगे ना इतना बेहतरीन, तो आपकी ही कॉपी करेंगे लोग, याद रखना मेरी बात। और या फिर अगर आप आज नहीं पढ़े, आगे चल के आप दूसरे की कॉपी करोगे, याद रखना। जितना जल्दी हो सके अपनी खुद की कमांड बना लो, जितने जल्दी बना लोगे, जितने क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे, मेंस की आंसर राइटिंग करने लग जाओगे, हाथ बैठ जाएगा, और अगर बैठ गया तो काम हो जाएगा आपका बढ़िया, पार हो जाओगे। वरना आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर ना अभी बहुत खिचड़ियां हैं। आप वो खोल के देखना, सेक्शन जो नहीं आए 356 बीएनएसएस का बेवजह ऐड करा हुआ है, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो सेक्शन। तो ऐसे आने वाले टाइम में आपको याद रखना परेशानियां आएंगी लाइफ में, अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे 2-3 सालों के अंदर अंदर, तो उनमें फंस के रह जाओगे। वरना तो अभी बेहतर है कि अभी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करके क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते रहो और पार हो जाओ। एक बार जज लग गए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंजेस हो रहे हैं होते रहे, आपके ऊपर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यू आर नाउ सेटल्ड एंड होल्ड दी पोजीशन एज जेएम। क्लियर है? चलो मुद्दे पे आते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो आपको पता है कि अभी आपको बिल्कुल रॉ कानून पढ़ना है, बस जो बेरक में चीजें लिखी हैं, जो पुरानी चीजें थी वही पढ़नी है, थोड़ी बहुत जो एडिशंस हैं वो हम पढ़ लेंगे। बेल में क्या दिक्कत आई है? अच्छा, जीरो एफआईआर को बाद पहले भी था, अब भी डाल दिया, तो कुछ बात थोड़ी ना हो गई। नहीं, और यूट्यूब पे हर जगह पे आपको हुआ नजर आएगा, हरे राम नया प्रोविजन है, कुछ भी नहीं है। बेल में टाइम पीरियड चेंज करे हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में 14 दिन का टाइम पीरियड चेंज करा है, बस इससे ज्यादा कुछ और थोड़ी ना करा है। तो हमें डरने की क्या जरूरत है? पहले जो था वही अब है। जो पहले जजमेंट के जरिए हम नई नई चीजें पढ़ते थे, अच्छा पहले जीरो एफआईआर नाम की चीज लिखित में नहीं थी, जजमेंट के जरिए तो थी ना, बस वही अब लिखित में कर दी। बस इतनी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बट टेंशन आप लेते रहो बैठ के, बस इससे बेहतर यही है चुपचाप अपना घर पे पढ़ो, क्लासेस में पढ़ो, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने में अपने ऊपर टाइम लगाओ। 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर अपने आप को बेहतर बना के दिखाओ, बात खत्म। ऐसे ही लाइफ बनेगी आपकी। वरना तो फिर जैसे और लोग आप बातें बनाते हैं बैठे हुए, अरे भाई बहुत मुश्किल कानून है यार, सरकार ने क्यों ला दिए नए कानून? अरे भैया ला दिए अब इसमें बातें बनाने की बजाय पढ़ने की जरूरत है ना, लेकिन वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो मुश्किल काम है, और उस मुश्किल काम को इजी बनाने का जिम्मा आपके लिए खुद आप हो, याद रखना मेरी बात, ठीक है? चलो मुद्दे पे आते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, हाँ, फिर अपना एक छोटा सा चैप्टर है, इंक्वायरीज के दौरान एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, ट्रायल के अंदर एविडेंस कैसे लिए जाएंगे। तो इसके लिए भी आप ये लिख लो, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। और जो जड़ों वाली बात है ना, वो उसके ऊपर कोई यूट्यूब पे आपको एक वीडियो नहीं मिलेगी, जो मैंने भारतीय बीएससी के अंदर आपको डिटेल में जो जो चीजें सिखाई हैं, पूरे यूट्यूब पे आप छान के देख लेना, कहीं मिल जाए तो। जो जानते हैं, जब मैंने आपको 20 रुपए वाली एक एक्स्ट्रा कॉपी बनवाई है, वो इसलिए तो बनवाई है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो चीज कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको चैलेंज देता हूं। क्योंकि यूट्यूब पे क्या बस पढ़ा रहे हैं, बस जैसे तैसे, कि हाँ हम भी पढ़ाने वाले हैं, अब एक्चुअल में क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, वो भगवान की दुआ है उनकी, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करो यार, सेक्रीफाइस करना पड़ता है हर चीज का, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 25 आ जाता है। तो सेक्शन नंबर 307, सेक्शन नंबर 307 से लेके 336, ठीक है जी? जब आपको पता है कि मेरी दुकान राशन चला के, राशन बेच के मेरी चलेगी, तो मैं राशन की दुकान अपनी बढ़िया बनाऊंगा ना, हर माल की मैं नॉलेज रखूंगा। अब मुझे पता है मेरी दुकान जो है, लॉ पढ़कर मैं एग्जाम निकालूंगा, मेरी दुकान उसी से चलेगी, मेरा कैरियर उसी से बनेगा, और मैं वही चीज नहीं कर रहा, तो मैं कैसे करूंगा लाइफ में सक्सेसफुल, कैसे आऊंगा? जब मुझे पता है पेपर में मेरे को मेंस के आंसर राइटिंग आएगी, लैंग्वेज मेरे से आएगा, तो मैं जब उसमें वीक हूं भैया, अपने घर के पास में मैं ढूंढूंगा ना कौन सा हिंदी पढ़ाता बढ़िया, कौन सा हिंदी बढ़िया पढ़ाता है, जो आधा घंटा या 1 घंटा मेरे को हफ्ते में 2 क्लासेस मुझे दे दे, उससे मैं कोचिंग लगाऊंगा, बात खत्म। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ताकि जब पेपर की नोटिफिकेशन आउट होगी ना, उस टाइम मैं घबराहट फील ना करूं, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस फील करूं मैं, कि सारे पीवाईक्यू कर लिए, ऐसे राइटिंग सारी की सारी कर ली, गद्यांश पद्यांश मैंने सब कर लिए, समझ में आई? ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है।
और जब नोटिफिकेशन आएगी तब मैं बस पीवाई को सॉल्व करने के लिए बैठ जाऊंगा, मेरे को रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अपने आप का एटीट्यूड बनाओ ना, लेकिन नहीं भाई, हम तो हमेशा बस भैया ये कर दो, भैया प्लीज मेरे को ये बता दो, मेरा ये वीक है, मेरा वो वीक है, बस यूट्यूब पे मैं ये कुछ नहीं मिलेगा आपको जब तक आप खुद पे अपने पर वर्क नहीं करोगे। क्लियर है? चलो जी, जहां से जो चीज बेहतर मिल रही हो ना वहां से हमेशा लेनी चाहिए, ठीक है। चलो एक और लिख लो, जनरल प्रोविजन एज टू द इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल, आपके घर के बराबर में इतने लोग मिल जाएंगे टीचर आपको लैंग्वेज के लिए, थोड़ा सा सर्च करो, ठीक है। अगर बाकी मैं भी अपनी सर्च कर रहा हूं अपनी नॉलेज में, मेरे पे बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, बट मैं किसी को नहीं ले रहा अभी, क्योंकि सब एवे ही हैं। जब तक मेरे को फुल्ली एक बेहतरीन टीचर नहीं मिलेगा जब तक, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल नहीं, प्रोविजंस, क्योंकि लाइफ के बच्चों के कैरियर का सवाल होता है ना, तो उसमें एवे ही किसी को उठा के बना दिया, यूट्यूब पे वीडियो डलवा दी, बस ऐसे काम नहीं करना। जनरल प्रोविजंस एज टू द इंक्वायरीज एंड ट्रायल, ये भी इससे से मिलता जुलता एक प्रोविजन है, आगे चल के इसको बात करेंगे, ठीक है। यहाँ आपके अंडरस्टैंडिंग मिल रहा हूँ। चैप्टर नंबर ये 25 है ना, 26 है इसका। सेक्शन नंबर आएगा हमारा 337 से जो शुरू होगा और 366 तक जाएगा। जैसे एक लास्ट चीज और लिख लो, जजमेंट वाली बात, बेल की मैंने ऊपर लिखवाई दी थी आपको, ठीक है। एक जजमेंट वाली बात और लिख लो, जजमेंट कहाँ है, अब एट द एंड जजमेंट आएगा, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 29, सेक्शन नंबर हमारा आएगा तो 392 से 406, खत्म बात। तो ये है भाई हमारा पूरा बीएनएसएस, इससे बाहर आपको जीवन में कुछ नहीं पढ़ना। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, इससे बाहर आपको जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक वर्ड नहीं पढ़ना है, याद रखना। इसी में जजमेंट आएंगे, इसी में नई चेंजेस आए हैं वो आएंगे, इसमें सारी चीजें कवर हैं। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको मैंने मजाक में सारी चीजें समझा तो दी, लेकिन आप टेक्निकलिटीज में ये इसको आप कॉन्जॉइन करोगे ना, कब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आई, कब इंक्वायरी की आई, कब चार्जशीट की स्टेज आई, कब बंदे को अरेस्ट करा था चैप्टर 5 आया, कब इंक्वायरी हुआ, कब कॉग्निजेंस हुआ, कब ऑडियो पार्टरम हुआ, कब सप्लाई ऑफ द वो हुई, ये सब चीजें आपको तब समझ में आएंगी, इसलिए मैंने आपको लिखवाई है चीजें, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? चलो फिर, तो आई होप आपको आज की क्लास के अंदर मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होगी। कल हमारी दोबारा क्लास होगी 6 बजे, ठीक है, सेम टाइम सेम प्लेस, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो कल आपकी दोबारा क्लास होगी 6 बजे, याद रखना, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं। और 3 रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे ना आपको फ्री में, जो लाइव भी मिलती है और ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो, ग्रुप पे डाल देना, ठीक है जी। चलो बाय, टेक केयर।